हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1765 टू 1947। तो इस बुक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को बिना देरी किए हुए। रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ने से पहले हमें ऐसा पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाना पड़ा। अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी करके भारत के बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया और एक व्यापार करने वाली कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति में बदल गए। इसका फ़ायदा ब्रिटिश सरकार को भी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार की शक्ति दिया था और भारत और पूर्वोत्तर देशों में व्यापार करने के लिए भेजा गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी इन जगहों पर व्यापार नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश सरकार के एक अधिकार दिए जाने के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को हर साल बहुत सारे पैसे दिया करती थी। एक बात याद रखने की, यह कानून भारतीयों के लिए नहीं था। इस कानून को ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को काबू नियमन करने के लिए पारित किया था। इसी वजह से इस कानून को नियमन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, जिसके पीछे पूरा इतिहास है। दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों की वास्तविक शासक बन गई। इन प्रदेशों का वास्तविक प्रशासन कंपनी के हाथों में आ गया था, जिससे कंपनी के अधिकारीगण स्वच्छंद हो गए। प्रदेशों में प्रशासन की बागडोर कंपनी के कर्मचारियों पर ही थी, जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। इन लोगों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और भारतवासियों का भरपूर शोषण करने लगे। उनके अंदर एक ही धुन लगी रहती थी कि वे कैसे भारत में लूट खसोट कर अधिक से अधिक धन इंग्लैंड ले जा सके। कंपनी के अधिकारी उच्च पगार और शोषण के द्वारा इकट्ठी की गई संपत्ति से अमीर बनकर अपने देश ब्रिटेन लौटते थे, जिससे ब्रिटिश समाज के दूसरे वर्गों में ईर्ष्या की आग भड़का दी। कंपनी के एकाधिकार के कारण जो है ब्रिटिशों का असंतोष की भावना, पूर्व से व्यापार न कर पाने वाले व्यापारी, उभरता हुआ व्यापारिक वर्ग, ब्रिटेन में मुक्त उभरती हुई शक्तियाँ, सभी उन लाभकारी भारतीय व्यापार और भारत की विशाल संपत्ति में हिस्सा चाहते थे, जिसका अभी तक कंपनी और उसके सेवक ही उपयोग कर रहे थे। अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट लाने के कारण। कंपनी की दोषपूर्ण नीतियों का दमन, कंपनी द्वारा जीते भारतीय क्षेत्रों पर शासन, बंगाल की जनता की दुर्दशा, कंपनी के अधिकारियों द्वारा शोषण व धन जमा करना, कंपनी की पराजय 1769 ईस्वी में हैदर अली से युद्ध मैसूर, कंपनी का दिवालियापन। बक्सर के युद्ध के पश्चात क्लाइव को लगा कि उसे 40 लाख पाउंड का फ़ायदा हुआ, जबकि खर्चे तो मात्र 1,65,000 पाउंड के हैं। इसलिए उसने 1767 ईस्वी में लाभांश को 6% से 12.5% कर दिया, जिसे देखकर बहुत से लोगों ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग, कंपनी में निवेश किया। साथ ही कंपनी ने प्रतिवर्ष ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड देने का वादा किया, परंतु जल्द ही कंपनी दिवालिया हो गई और कंपनी ने ब्रिटिश संसद से 10 लाख पाउंड उधार मांगा, जिसके फलस्वरूप संसद ने एक संसदीय जांच समिति बनाई। संसदीय जांच समिति में सिलेक्टेड कमेटी और सीक्रेट कमेटी, जो सेलेक्ट कमेटी थी उसमें 12 रिपोर्ट्स पेश की और जो सीक्रेट कमेटी थी उसने 6 रिपोर्ट पेश की। अब संसद ने कहा कि 14 लाख पाउंड 4% वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा, परंतु काम संसद के नियंत्रण होगा और लाभांश 6% से ज़्यादा नहीं कर सकते। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री
लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। अब हम बात करेंगे इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना, दोनों अर्थात इंग्लैंड व भारत स्थानों पर कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना और कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। रेगुलेटिंग बिल संसद में पेश किया गया 18 मई 1773 ईस्वी को, हाउस ऑफ कॉमन्स में 10 जून 1773 ईस्वी को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स 19 जून 1773 ईस्वी को। कंपनी की गतिविधियों के दो प्रमुख केंद्र थे, इंग्लैंड और भारत। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के निरीक्षण के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं थीं, निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और स्वत्वधारी मंडल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये दोनों संस्थाएं गृह सरकार की अंग थी। स्वत्वधारी मंडल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का कर्तव्य कंपनी को धन देना था, साथ ही इन्हें इन्वेस्टर से कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सदस्य चुनना था। 2000 पाउंड वाला इन्वेस्टर चुनाव लड़ सकता था और 500 पाउंड वाला इन्वेस्टर वोट देगा और कंपनी का सदस्य होगा। इसी के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्यों की संख्या 24 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता था इनमें से। निदेशक मंडल प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था और अध्यक्ष कंपनी का मुख्य अधिकारी होता था। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यवाही 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया तथा यह भी उपबंधित किया गया कि कुल सदस्य संख्या 24 के 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया, जिसके प्रावधान निम्नवत हैं। नंबर 1, कंपनी प्रशासन में बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात बंगाल, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नंबर 2, एक 4 सदस्यीय फ्रांसिस क्लेवरिन मानसन बरवेल गवर्नर जनरल काउंसिल बना, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष था। परिषद के सदस्यों को केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आग्रह पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही हटाया जा सकता था। नंबर 3, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। परिषद में निर्णय बहुमत से होगा या होता, किंतु गवर्नर जनरल के मत को निर्णायक बनाया गया। बरवेल को छोड़कर सभी ने वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ गुट बना लिया। नंबर 4, गवर्नर जनरल की सैलरी 25,000 पाउंड प्रति वर्ष और कार्यकारिणी सदस्यों की सैलरी 10,000 पाउंड प्रति वर्ष थी। नंबर 5, कानून बनाने का अधिकार परिषद और गवर्नर जनरल को था, परंतु लागू करने से पूर्व ब्रिटिश गवर्नर की अनुमति अनिवार्य थी। नंबर 6, कंपनी के लोग निजी व्यापार नहीं कर सकते थे तथा उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। नंबर 7, कंपनी राजस्व मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार तथा सैन्य एवं राजनैतिक मामलों की रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देगी। नंबर 8, अब वोटिंग करने का अधिकार 1,000 पाउंड वालों के पास था। 3, 6 एवं 10,000 पाउंड के हिस्सेदारी को क्रमशः 2, 3 एवं 4 मत देने के अधिकार मिले। नंबर 9, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई। इसका स्थापना वर्ष 1774 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड को बनाया गया। न्यायाधीशों को कार्य का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील लंदन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।
इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।